हेलो। जय जय राजस्थान, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो भावी थानेदारों? आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड। आ जाइए सभी जल्दी से। टिन्नू चौधरी, जय श्री राम। उपेंद्र, राम राम। सुनील कुमार, नमस्ते सर, आप कैसे हैं? आई एम फिट एंड फाइन। ठीक ठीक। इंसानाज, गुड आफ्टरनून। सलमा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। आ जाओ सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, आप सभी को अच्छे से पता है कि आज अपने न्यू टॉपिक शुरू करना है। बताओ हाँ या ना। और जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? उस टॉपिक का नाम है वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? वन्य जीव अभयारण्य। तो सर्वप्रथम मैं टॉपिक का नाम लिखूंगा, उसके बाद में विधिवत रूप से सारी बातें करेंगे। जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा टॉपिक है? वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ये टॉपिक अपने को क्या करना है दोस्तों? स्टार्ट करना है। वन्य जीव का मतलब क्या है? वन्य का मतलब क्या है? खुले में यानी वनों में। गुरुजी, टीचर में तो एक आप ही हो जो सबसे बढ़िया हो, बाकी सब पीपीटी करा रहे हैं। अर्जुन मुंद्रा। अरे यार, पीपीटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पीपीटी में बस इतना होता है, थोड़ा सा समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है ना? तो देखो सुनो, सर्वप्रथम अक्सर मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको उस बात का अच्छे से पता है ना? उस बात का आपको अच्छे से पता है। मैं अक्सर आपसे एक बात करता हूं साथियों, कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं सर्वप्रथम आपको क्या पता होनी चाहिए? उसकी परिभाषा। बताओ हाँ या ना। भी मैंने गलत कहा क्या? भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सर्वप्रथम आपको उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको उसकी परिभाषा नहीं आती ना, तब तक दोस्तों मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, आपका पढ़ना बिल्कुल ही व्यर्थ है। सही है या गलत बात है? बताओ। गलत बात तो अपने कभी करते ही नहीं है। ठीक है ना? तो साथियों, अब जो मैंने टॉपिक का नाम लिखा वो नाम लिखा वन्य जीव अभयारण्य। वन्य का मतलब क्या होता है? वन्य मतलब खुले में विचरण करने वाले जीव। अब देखो सुनो, एक तो अभयारण्य ऐसे लिखा जाता है, कई जगह आपने देखा होगा अभयारण्य। ये अपने क्या करते हैं? इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो अपने क्या करते हैं? अभि प्लस अरण्य, ऐसे ही करते हैं ना? अभि प्लस अरण्य। लेकिन सर कुछ टॉपिक ऐसे ही जो सिर्फ पीपीटी से ही समझ आते हैं। बिल्कुल सही बात है मनु। ये मधु सर, हम पहली बार लाइव क्लास ले रहे हैं। वेरी गुड, वेलकम टू यू, आपका स्वागत है भाई। रोम रोम जी गुरु जी, रोम रोम जी भाई। चलो, अभी प्लस अरण्य, जैसे संधि विच्छेद में आप ये पढ़ते हो ना, अभी प्लस में अरण्य। हाँ या ना? ई प्लस ई, ई के बाद में ए आए तो यह, ऐसा ही पढ़ते हो। ई प्लस ए बराबर यह बन जाता है ना? आ की मात्रा अभ्यारण्य। अब मेरे को पता नहीं है संधि कौन सी है, संधि कौन सी है। ये तो बहुत अच्छी से आपने, आपको राम सर ने पढ़ाई है, तो आप बता सकते हो। लेकिन अभ्यारण्य, ये देखो सुनो, ए का मतलब क्या होता है? यहां देखो सुनो, अभ्यारण्य इसका मतलब है, ए का मतलब है साथियों, ए का मतलब है बिना या रहित। बिना या इसको बोल सकते हैं रहित। भय का मतलब क्या होता है? ए के बाद में ये लिखा भय। भय का मतलब क्या होता है? भय का मतलब होता है साथियों डर। और अरण्य का मतलब, अरण्य का मतलब होता है साथियों अरण्य, वन, कानन, जंगल। जैसे आपको प्राइवेची याद है ना? वन के प्राइवेची होते हैं अरण्य, वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दावा, ऐसे पढ़ा है।
और दावा के आगे नल लग जाता है, दावा नल, तो ये किसका? आग, अग्निपावक, अनल, दहन, आग का। ये बिजली का पर्यायवाची बन जाता है, हाँ या ना? सीईटी के बंटी, सीईटी के नोट्स आपके पास है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार सीईटी में और अब मैटर में थोड़ा आपको अंतर मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि सीईटी के बाद में मैंने बहुत मैटर और पढ़ लिया। ये दीर्घ संधि वाला कौन आ गया? राम सिंह है, वाह रे वाह, राम सिंह है। यह वह आधो आवे बेटा, यण संधि को नहीं वह, यह वह आधा शब्द आए, यह वह से पहले आधा शब्द आए तो आधा का मतलब हुआ है यण, हाँ या ना? तो अब देखो सुनो, ए का मतलब होता है बिना या रहित, व्यय मतलब डर, अरण्य, अरण्य किसको बोलते हैं? वन, वो स्थान, ठीक है ना, वो स्थान या वो जगह जहां पर खुले में विचरण करने वाले जीव बिना किसी डर के निवास करते हैं, या वो खुले में विचरण करने वाले जीवों के लिए डर रहित आरक्षित जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? अभयारण्य बोलते हैं। ए का मतलब है बिना या रहित, भय मतलब डर, और अरण्य आपको पता ही है, वन के पर्यायवाची आपने पढ़ा है ना, अरण्य, वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दावा, हाँ या ना? मेरा बहुत तगड़ा रट्टा मारेड़ा है पर्यायवाची, लगभग 600-700 पर्यायवाची याद है। विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। रट्टो मारना लोड़ंगो तो चाहे की आज है, रट्टो तो जेमनिया के देनी कि वो कंपटीशन को पेपर है और आ मैथ की किताब है, और सारा प्रश्न इंगमा हुई आशा, तो आपा प्रश्न उत्तरी रट दिया, 20 प्रश्न का ये उत्तर होगा। मैथ सोलभ करनी को नहीं है, रट्टो मार्स कहां पा, एक किताब थे बता दियो कि जी सारा प्रश्न इंग मुई आसी। तो समझ गए? हाँ, वन्य जीव अभयारण्य वो स्थान या वो जगह जहां पर खुले में विचरण करने वाले जीव बिना किसी डर या भय के निवास करते हैं उसे बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। बताओ समझ में आ गया ना? हाँ, या खुले में विचरण करने वाले जीवों के लिए वो आरक्षित स्थान, आरक्षित स्थान जिसे अपने क्या बोलते हैं? वन्यजीव अभयारण्य बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, आओ कुछ बातें लिखते हैं साथियों। इस वन्य जीवों के बारे में बात करें तो वन्य जीवों की दृष्टि से अगर आपसे पूछ ले कि भारत का संपन्न राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? वन्य जीवों की दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से, जीवों की दृष्टि से वन्य जीवों की दृष्टि से भारत का संपन्न राज्य, भारत का वन्य जीवों की दृष्टि से भारत का संपन्न राज्य, या वन्य जीवों की दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से राज्य का, ऐसे लिखते हैं, वन्य जीवों की दृष्टि से भारत में राज्य का, राज्य मतलब भारत में राजस्थान, भारत में असम के बाद, वन्य जीवों की दृष्टि से भारत में असम के बाद, असम के बाद राजस्थान का, असम के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है, असम के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है ना, स्थान है। वन्य जीव, सबसे ज्यादा वन्य जीव कहां है? असम। वन्य जीवों की दृष्टि से संपन्न राज्य माना जाता है असम, और असम के बाद वन्य जीवों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सरिता, जैसे आप मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको कहा, जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा, जैसे आपने हवा महल पढ़ा, हवा महल, साथियों आपने पढ़ लिया हवा महल का निर्माण 1799 में किसने करवाया था? सवाई प्रताप। हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। हवा महल के 5 मंजिल है, जैसे 5 मंजिल है सरद रतन,
ऐसे पढ़ते हो ना, शरद, रतन, प्रकाश, हवा और विचित्र। विचित्र, शरद, रतन, प्रकाश, हवा, विचित्र। अब बताओ आप इसको कैसे समझ सकते हो? हाँ, समझ गए ना? तो ये देखो सुनो, अब ये समझने वाला सारा मैटर नहीं होता, कुछ रट्टा लगाने वाला भी मैटर होता है, रटना पड़ता है साथियों, रटना बिल्कुल पड़ता है। अब आप संविधान संविधान आपने पढ़ा, तो संविधान में जितनी भी आपने अनुसूची अनुच्छेद पढ़ा, वो क्या किया है आपने? रट्टा ही तो लगाया है। बताओ हाँ या ना? समझने वाला मैटर बिल्कुल होता है, लेकिन समझने के बाद भी उसका रट्टा लगाना पड़ता है साथी। समझने का मतलब है भी किसी भी चीज को समझो और उसे गुणो। गुणने का मतलब होता है उसे दिमाग में फिट करो, तो वो एक रट्टा ही होता है। सही है ना? हाँ, तो ये अब आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। प्रकाश, हवा, रतन, शरद, विचित्र, ओके है, बताओ, ये तो मंजिल है। सही है ना? समझाने वाला ये बता सकता है आपको। तो अब आगे देखो, छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब देखो सुनो, वन्य जीवों की दृष्टि से भारत में असम के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इसके बाद में देखो, वन्य जीवों की रक्षा हेतु सर्वप्रथम लिखित कानून। नेक्स्ट देखो, वन्य जीवों की रक्षा हेतु, वन्य जीवों की रक्षा हेतु सर्वप्रथम लिखित कानून। सर्वप्रथम वन्य जीवों की रक्षा हेतु सर्वप्रथम लिखित कानून। सर्वप्रथम लिखित कानून तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, वन्य जीवों की रक्षा हेतु सर्वप्रथम लिखित कानून किसने बनाया था आपसे पूछ रहे, तो आप याद रखना, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनाया। सम्राट अशोक ने बनाया। ठीक है, अशोक ने बनाया। ठीक है ना? वन्य जीवों हेतु सर्वप्रथम लिखित कानून तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने, हाँ, बनाया था। ठीक है ना? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने लिखित कानून बनाया था। अब लिखित कानून बनाने का मतलब क्या है? भी सम्राट अशोक ने दोस्तों वन्य जीवों के महत्व को बताया था। भी जो प्रकृति के रक्षक है, आप उनके भक्षक मत बनो। ठीक है ना? हाँ, वन्य जीव क्या है दोस्तों? प्रकृति के रक्षक है, इन्हीं के कारण प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। ठीक है ना? आपने साइंस में जैसे वो राहुल पालीवाल सर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा, वो जिसे बोलते हैं लाइफ सर्किल, यानी जीवन चक्र है। जीवन चक्र आपने पढ़ा होगा, जैसे छोटा जीव है, जैसे चूहा है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ठीक है ना? बाज को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ते को शेर खाता है, शेर को सवा शेर खाता है, सवा शेर को डेढ़ शेर, डेढ़ शेर को ढाई शेर, ढाई शेर को पांच शेर, ऐसे ऐसे ही चलता है ना? हाँ, लाइफ सर्किल आपने देखा है। भी अगर सांप जे चूहा ना खाओ तो इतना चूहा हो जा, ना उड़ारी को नहीं। सांप ने अगर बाज ना खाओ तो इतना सांप हो जाए। सही है ना? इस कारण क्या है, प्रकृति का संतुलन है बना हुआ है। कुछ चीज ऐसी है जो कटन बढ़न खतरी बनी है। ठीक है ना? अब जैसे आपने वो दिखा है, कल मैंने आपको एक बात बताई भी, पश्चिमी राजस्थान में पाली जाने वाली मुर्गी की विदेशी नस्ल वह व्हाइट लेग हॉर्न है, ये बताया था ना। व्हाइट लेग हॉर्न कौन सा होता है? वो सफेद कलर का बिजली वाला जगह कुकड़ा हुआ है, जिसे अपने बिजली वाली मुर्गी बोलते हैं, सफेद कलर की होती है। अब साथियों, बड़ी क्या खतरा है? मारण खातर। सही है ना? वो कृत्रिम तैयार किया गया सिस्टम है। इकोसिस्टम क्या? हाँ, तो अब वो मुर्गियां हैं, वो 80 दिन 90 दिन के बाद में आप ही
90 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक मरना स्टार्ट हो जाती है। बताओ हाँ या ना। भी जैसे 60 दिन तक वो वेट गेन करती है, 60 दिन के बाद 60 दिन तक लगभग उसका, यानी 60 दिन तक वो चूजा छोटा होता है, फिर वो जैसे ही 60 दिन का होता है, 60 दिन में उसके अंदर वेट बन जाता है लगभग 2 किलो के आसपास। अब फिर वो 70-75 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक ही मरना स्टार्ट हो जाता है। हाँ ठीक है ना। तो ये देखो सुनो, वन्य जीवों की रक्षा हेतु सर्वप्रथम लिखित कानून 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनाया था। भी वन्य जीवों के लिए लिखित कानून बनाने का मतलब है वन्य जीवों के महत्व को बताते हुए ये बताया था कि इन्हें मारना कानूनन अपराध है, जो मारेगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट देखो, आगे बात लिखता हूं। स्वतंत्रता के साथियों, स्वतंत्रता के बाद 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान में वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसे 7 नवंबर 1955 को लागू किया गया। और इस अधिनियम के तहत राजस्थान के 5 रियासती कालीन शिकार गाहों को वन्य जीव अभ्यारण्यों में क्या कर दिया था, तब्दील कर दिया था। रियासती कालीन मतलब क्या है कि पहले आपको पता ही है, रियासतों में अलग अलग रियासतों में जैसे मेवाड़ मारवाड़ इस प्रकार रियासतों में राजस्थान विभाजित था। तो रियासती काल के दौरान क्या किया था, सर्वप्रथम राजस्थान में 5 ऐसे क्षेत्र थे जहां सबसे ज्यादा वन्य जीव निवास करते थे, और उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन्य जीवों का शिकारी शिकार भी करते थे, तो उन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य क्या कर दिया, घोषित कर दिया। वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का मतलब मैंने आपको बताया था, भी वन्य जीवों में बिना किसी डर के स्वतंत्र घूम सकते हैं जीव, वो क्षेत्र क्या होता है, अभ्यारण्य। वन्य जीवों के लिए आरक्षित कर दिया ये स्थान, भी यहां पर कोई भी शिकार नहीं करेगा। ठीक है ना। हाँ, तो इसी प्रकार ये बात अपने लिखते हैं। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद बाद स्वतंत्रता के बाद साथियों, स्वतंत्रता के बाद 23 अप्रैल 1951 को, स्वतंत्रता के बाद 23 अप्रैल 1951 को, 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान में वन्य जीव एवं 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, स्वतंत्रता के बाद 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान में वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, पक्षी संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसे 7 नवंबर 1955 को पारित किया गया, जिसके तहत 7 नवंबर 1955 को, जिसके तहत 7 नवंबर 1955 को राज्य के 5 1955 को राज्य के पांच रियासती कालीन शिकारगाह है, रियासती कालीन शिकार गाहों को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिए। ठीक है ना, कर दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, जकी बात मैं लिखी है, ई बात ने थे इया लिख लियो। आ बात मैं दोबारा थाने फिर बताऊंगा। वेरी गुड, लिख लिया क्या, स्वतंत्रता के बाद, बिल्कुल सही है। तो
समझ गए ना। स्वतंत्रता के बाद 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान में वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 7 नवंबर 1955 को राज्य में 5 रियासतीकालीन शिकार गाहों को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिए। तो साथियों कितनी इंपॉर्टेंट बात है, सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए थे? 5। अब देखो सुनो, 5 वन्यजीव अभ्यारण्यों को क्या कर दिया साथियों? 5 वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिए। ये 5 है कौन कौन से, आप याद रखना। 1 नंबर पर आप याद रखना रणथंबोर, रणथंबोर। और ये रणथंबोर कहां है आपसे पूछ ले तो ये है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। रणथंबोर सवाई माधोपुर। रणथंबोर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? सवाई माधोपुर में। दूसरे नंबर पर आप याद रखना सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है अलवर में। नंबर 3 पर आप याद रखना दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, दर्रा या मुकुंदरा। दर्रा या मुकुंदरा कहां है? तो आप याद रखना कोटा झालावाड़, कोटा झालावाड़। कितने हो गए? 3। 4 नंबर पर आप याद रखना केसर बाग, केसर बाग। केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा धौलपुर में। और 5वां आप याद रखना वन विहार, वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहां है मेरे दोस्त? ये भी है धौलपुर में। तो ये 5 रियासतीकालीन शिकारगाह ऐसे थे जिनको वन्यजीव अभ्यारण्य क्या कर दिए? घोषित कर दिए। और ये प्रश्न पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, कौन सा? रणथंबोर, सरिस्का, दर्रा, केसरबाग और वन विहार। 5 वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे थे जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे थे जिन्हें क्या कर दिया साथियों? हाँ, रियासतीकालीन शिकारगाह ऐसे थे जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आगे बात लिखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार पर रोक लगाने वाली राज्य की सर्वप्रथम, राज्य की शिकार पर रोक लगाने वाली, शिकार, शिकार पर रोक लगाने वाली, शिकार पर रोक लगाने वाली, लगाने वाली पहली रियासत, प्रथम रियासत, रोक लगाने वाली प्रथम रियासत, रियासत। राजस्थान में शिकार पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा टोंक। और रोक लगाई थी दोस्तों 1901 में। राजस्थान में शिकार पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? टोंक। और टोंक ने 1901 में क्या किया था? शिकार को प्रतिबंधित कर दिया था। 1901 में शिकार पर क्या कर दिया था? रोक लगा दी थी। यह टोंक साथियों छोटी सी एक रियासत थी, लेकिन इसकी विशेषता बहुत है। 1857 की क्रांति के दौरान वैसे मुस्लिम रियासत 2 थी, एक तो टोंक और एक कोटा, लेकिन प्राथमिकता टोंक को दी जाती है। राजस्थान की सर्वप्रथम शिकार एक्ट पारित करने वाली रियासत कौन सी थी? टोंक। वो रियासत जिसकी महिलाओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, वो भी रियासत थी टोंक। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिस पर तात्या टोपे का एकाधिकार था, वो भी थी टोंक। आपने सुना है, जट्ठे गयो जग जीतियो, खटक्यो रणबिन खेत, तकड़ो लड़ियो तातियो, हिंद थान रह हेत। शंकरदान सामोर ने कहा था। ठीक है ना। तो ये टोंक की विशेषता। और टोंक वर्तमान में एक जिला है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना टोंक में। राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा शुरू करने वाला जिला था, तो वो था टोंक। 1952 में शुरू की। सर्वाधिक सरसों उत्पादन जिला टोंक था। अब तो वर्तमान में बदल गया, लेकिन पहले टोंक था। इसके बाद में राज्य का सबसे बड़ा ग्रीन मछली उत्पादन बांध टोंक में है। राजस्थान के सर्वाधिक त्रिवेणी संगम 2 टोंक जिले में है। ये सारी टोंक की विशेषता है, ठीक है ना। तो राज्य में सर्वप्रथम शिकार पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? टोंक। टोंक ने 1901 में क्या किया था? शिकार पर रोक लगाया था। अब आगे देखो, सुनो, नेक्स्ट लिखते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम, नेक्स्ट देखो, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम क्या किया गया था साथियों? भारत सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु भारत सरकार ने
भारत सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार ने वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, पक्षी संरक्षण, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया, 1972 में पारित किया 1972 में पारित किया जिसे भारत सरकार द्वारा पारित किया, जिसे भारत सरकार द्वारा जिसे भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 व जिसे भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 1972 व राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 1973 को, राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 1973 को, ये प्रश्न पजल करने वाला है, ध्यान से देखना। 9 सितंबर 1972 व राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 1973 1973 को लागू किया गया। बताओ समझ गए क्या मेरी बात साथियों? मैंने क्या बताया? वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार ने वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया, जिसे भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 1972 को और राज्य सरकार के द्वारा 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया था। इसी प्रकार आप याद रखना, ठीक है ना? यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब आप मुझे यह बताओ कि वन्य जीव संविधान की कौन सी सूची का विषय है? वन्य जीव अभयारण्य संविधान की कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है? बताओ जल्दी से कमेंट करो। अमित तिवारी जी, डिंपल चौधरी, प्रियंका शर्मा, वेरी गुड। सलमा ये बात मत पूछो, बहुत ओइडा है, यहाँ पूछो एडो किशो को नहीं। राज्य सूची, विजेंद्र चौधरी समवर्ती सूची, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे देखो, अब बात आप नोट करा साथियों। वन्य जीव संविधान की समवर्ती सूची का क्या है? विषय है वन्य जीव अभयारण्य संविधान की। तो सीधो लिख देंगे वन्य जीव अभयारण्य संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना? अब आप समवर्ती सूची तो जानते ही हो, जैसे संविधान की आपने 3 सूची पढ़ी, एक तो है साथियों राज्य सूची, एक है समवर्ती और एक है संघ सूची। साथियों राज्य सूची पर अधिकार किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। समवर्ती संघ सूची होती है भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, और समवर्ती सूची होती है दोनों की मिक्स। लेकिन हेवी पक्ष किसका रहता है समवर्ती सूची में? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। जी मान लो भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बताया कि इन्हें जैसे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है या सरिस्का अलवर है, यहाँ बाघ परियोजना चल रही है, तो यहाँ बाघ है क्या जी, यहाँ से बाघ करके कभी हरियाणा में चले जाते हैं, कभी यूपी में, कभी एमपी में, तो अपने क्या करते हैं संकल ले आगे सारा बागान बांध दिया, यानी एक रस्सी से सभी बाघों को बांध दे ताकि इधर उधर ना दौड़े। अगर मोदी जी ने लाग्यो नहीं भी भजनलाल जी बढ़िया बात कही है,
तो वो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मोदी जी कह दियो कि भजन लाल जी ये सारा बाग बांध दो, तो भजन लाल जी को बांधने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों केंद्र सरकार का पक्ष इसमें हेवी रहता है। ठीक है ना। अब अपने लिखते हैं आगे, देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वन्य जीवों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। आगे लिखते हैं 42वें संविधान संशोधन 42, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत तहत वन्य जीवों को, वन्य जीवों को, जीवों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है ना। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में जोड़ा गया, सूची में जोड़ा गया, जोड़ा गया। दोस्तों एक बात बताऊं क्या आपको, भावी थानेदारों, यहां से प्रश्न पूछा था पटवारी के पेपर में। इससे पीछे पटवारी के 2 पेपर हुए थे राजस्थान में, आपको पता हो तो, उसमें यह प्रश्न आया था। ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन, अब यहां लिखाऊंगा नहीं, इतनी बात बताऊंगा, आगे वन संपदा में लिखाऊंगा और बात। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था एक साथ। वन्यजीव, वन, शिक्षा, नापतोल और न्यायिक प्रशासन। ये 5 विषय ऐसे थे जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। ठीक है ना। ये बात आगे लिखेंगे वन संपदा में, अभी एक बार इतना ही लिखना है। 1976 के तहत वन्य जीवों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया, आगे लिखेंगे। इसके साथ साथ 5 विषय जोड़े गए, वो कौन कौन से थे। इसके बाद में देखो सुनो, भारतीय संविधान के साथियों, भारतीय संविधान का एक भाग है भाग, हाँ, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 48 कै और 51 कै जोड़े गए, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है, सूची में जोड़ा गया। जिसके तहत संविधान के भाग 4 में, लिखो आगे, जोड़ा गया। जिसके तहत, जिसके तहत, जिसके तहत, तहत, तहत संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 48 कै या ए संविधान भारतीय, जिसके तहत संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में अनुच्छेद, अनुच्छेद 48 ए, 48 ए या अपने बोल सकते हैं कै 48 ए या कै व 51 कै या ऐसे बोल सकते हैं ए, भारतीय संविधान के जो इसके तहत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 48 कै व 51 कै जोड़ा गया, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। जोड़ा गया जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण का, वन्य जीवों के संरक्षण का, वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है ना। जिसके तहत, जिसमें क्या है साथियों, वन्य जीवों के संरक्षण का क्या है, प्रावधान है। ठीक है ना। यहां तक आप सभी ने लिख लिया। अब आगे चलते हैं। अब वर्तमान राजस्थान की क्या स्थिति है उस पर थोड़ा सा अपने क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। भी अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान राजस्थान की क्या स्थिति है, इसमें आप मुझे क्या बताएंगे? भी वर्तमान राजस्थान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितनी बाघ परियोजना है, आप इसके बारे में बता दें अगर बता सकते हो तो। बताओ भाई जल्दी से।
वर्तमान राजस्थान, आगे आप लिख लो वर्तमान राजस्थान की क्या स्थिति है इसमें, वो अपने पढ़ेंगे। चलो आगे लिखो, लिखिएगा, लिखो वर्तमान राजस्थान में, अब वर्तमान राजस्थान की क्या स्थिति है लिखो, वर्तमान राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट आप लिख लो वर्तमान राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में, राजस्थान में वर्तमान राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान राजस्थान में तीन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वर्तमान राजस्थान में जो 3 राष्ट्रीय उद्यान 26 वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने लिखा है ना, ये ऑथेंटिक प्रमाण है, ये आप इस पर ऑफिशियल साइट पर देख सकते हो, वन्यजीव विभाग की ऑफिशियल साइट पर यही दे रखा है, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद में साथियों 37 कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, अभ्यारण्य 27 नहीं है दोस्त, 26 है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में लिख लो 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, 37 कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, 37 कंजर्वेशन रिजर्व, 33 आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, 24 पक्षी स्थल, 24 पक्षी स्थल, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र, 24 पक्षी स्थल, 7 मृगवन, 7 मृगवन, हिरणवन है, 7 मृगवन, 5 जंतुआलय, 5 जंतुआलय, और 5 राजस्थान में क्या है साथियों, बाघ परियोजना है, 5 जंतुआलय और 5 ही क्या है, वह 5 बाघ परियोजना, 5 जंतुआलय वह 5 बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना है। इतो मैटर अपना पढ़ने में भाई, इतो कबाड़, ठीक है। वर्तमान राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, 37 कंजर्वेशन रिजर्व, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र, 24 पक्षी स्थल, 7 मृगवन, 5 जंतुआलय व 5 बाघ परियोजनाएं है, ठीक है। अब नोट में लिखते हैं, भारत में साथियों 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 528 भारत में क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य। अंतर क्या है सर इन सब में? सर जी चिंता मत कर, आगे जान दे, अब दिल्ली दूर नहीं। जैसे जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वो क्षेत्र जहां वन्य जीवों के साथ साथ वहां की पारिस्थितिकी की भी रक्षा की जाए, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व मतलब जीवों के लिए आरक्षित स्थान होता है। आखेट निषेध क्षेत्र का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां पर शिकार पूर्ण प्रतिबंध होता है, आखेट। पक्षी स्थल का मतलब है पक्षी निवास करते हैं, मृगवन मतलब हिरण है। जंतुआलय मतलब जंतु, जैसे वनों में निवास करने वाले जंतुओं के लिए विशेष आरक्षित क्षेत्र जहां इनके उपचार वगैरह वगैरह की सारी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। बाघ परियोजना में बाघों के संरक्षण के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है वो होता है, ये है सारी। अब इसके बाद में आ जाओ, अब अपने चर्चा करते हैं साथियों। नोट लगा करके लिख लो, लिखो भारत में, नोट में लिख लो, नोट लिखो, नोट लगा करके भारत में, नोट में लिखो भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान व राष्ट्रीय उद्यान, 106 यानी भाई थोड़ा सा चेक कर लियो यार, 106 राष्ट्रीय उद्यान व 528 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 528 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव
अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है, बिल्कुल ये सही है। मैंने चेक किया था। हाँ 573 कहाँ है टीनू चौधरी? तो ये है। अब आ जाओ, अब अपने बात करते हैं साथियों, सर्वप्रथम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रत्येक जिलेवार शुभंकर। राजस्थान में दोस्तों 33 जिले हैं और वन विभाग ने राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर नियुक्त किए थे। वो अपने पढ़ते हैं कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है। तो आगे आप सर्वप्रथम हेडिंग डालो राजस्थान के, आप हेडिंग डालो दोस्तों, राजस्थान के जिलेवार शुभंकर, हेडिंग डालो राजस्थान के, राज्य के जिलेवार, जिलेवार शुभंकर, शुभंकर, राज्य के जिलेवार शुभंकर। साथियों ये वन विभाग ने 2015-16 में बनाए थे। वन विभाग ने 2015-16 में बनाए थे। राज्य में 33 जिलों के शुभंकर है। 2015-16 में वन विभाग ने ये बनाए थे। ठीक है, राजस्थान में प्रत्येक जिले का एक एक शुभंकर। अब आप मुझे ये पूछो कि शुभंकर क्या होता है, सही है ना? शुभंकर क्या होता है साथियों? वो जो आपके लिए शुभ होता है, ठीक है ना? तो प्रत्येक जिले में बहुत से जीव जंतु, छोटे पशु पक्षी ऐसे थे जो उस जिले से विलुप्त हो रहे थे या विलुप्ति के कगार पर थे। उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक जिले का एक एक शुभंकर नियुक्त कर दिया था। और अभी अपने वो ही देखेंगे कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है। तो आइएगा यहां से अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं और एक एक जिले के शुभंकर की आपको फोटो दिखाऊंगा, फोटो के ऊपर नाम भी लिख दूंगा। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या साथियों? ये है सुरखाब। ये क्या है? सुरखाब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सुरखाब कौन से जिले का शुभंकर है तो आपका उत्तर क्या होगा? ये जो सुरखाब आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बूंदी जिले का शुभंकर है। सुरखाब कौन से जिले का शुभंकर है? सुरखाब, इस पर आप लिख लीजिए, ये राजस्थान के बूंदी जिले का शुभंकर है। मैं यहां लिख रहा हूं, सुरखाब कौन से जिले का शुभंकर है? बूंदी। प्रत्येक जिले का शुभंकर नियुक्त किया गया। फोटो दिखाऊंगा और फोटो के साथ साथ बताऊंगा। इसके बाद में ये देखो खरगोश आपको दिखाई दे रहा है और ये खरगोश राजस्थान के दौसा जिले का शुभंकर है। दौसा, आप भी साथ के साथ लिख लो, प्रत्येक जिले का शुभंकर लिखो। सुरखाब कौन से जिले का शुभंकर है? सुरखाब है बूंदी जिले का शुभंकर। आपने लिख लिया ना? कौन कह रहा है 5 राष्ट्रीय उद्यान है? 3 ये राष्ट्रीय उद्यान, तो 5 पूंछ के चक्राम नाम पड़ी अभिषेक है। ठीक है, इसके बाद में आप लिखो खरगोश कहां का शुभंकर है? दौसा का। इसके बाद में फिर आ जाता है हंस। साथियों एक तो है राजहंस और एक है हंस। हंस राजस्थान के टोंक जिले का शुभंकर है। टोंक जिले का शुभंकर क्या है? हंस। कौन से जिले का? नए जिलों के नहीं आए, पुराणों के है। तो लिख लो आप, हंस कौन से जिले का शुभंकर है? टोंक। हंस के बाद में नेक्स्ट देखो, सुनो, ये है खरमोर। एक तो है साथियों मोर और एक है खड़मोर। ये खरमोर राजस्थान के कौन से जिले का शुभंकर है? तो खरमोर आप याद रखना, ये राजस्थान के अजमेर जिले का शुभंकर है। भीलवाड़ा का मोर है और अजमेर का क्या है? खड़मोर है। लिख लो, खरमोर कौन से जिले का शुभंकर है? अजमेर। लीजिए जी आगे, ये है साथियों बेडिया। राजस्थान के कौन से जिले का शुभंकर बेडिया है? ये है क्या? ये है बेडिया। अगर आपसे पूछ ले कि बेडिया कौन से जिले का शुभंकर है तो आपका उत्तर आ जाएगा, आपने एक अभ्यारण्य का नाम सुना है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो उदयपुर पाली राजसमंद जिले में है। यह बेड़ियों की प्रजनन स्थली हेतु प्रसिद्ध है। तो यह बेड़िया कौन से जिले का शुभंकर है दोस्त? यह है राजसमंद जिले का शुभंकर। राजसमंद जिले का शुभंकर क्या है? बेड़िया। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लो जी, ये देखो, ये है तेंदुआ। याद रखियो राजस्थान में शेर को नहीं साथियों, चित्ता बाघ वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो ये तेंदुआ राजस्थान के पाली जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का? पाली। पाली जिले का शुभंकर क्या है? तेंदुआ। लिख लो जल्दी से। इसके बाद में ये देखो कुर्जा।
कुरंजा राजस्थान में एक विरह का प्रतीक पक्षी है। ये कुरंजा विरणी के द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु कुरंजा गीत गाया जाता है। तो ये कुरंजा राजस्थान के कौन से जिले का शुभंकर है? तो ये है जोधपुर जिले का शुभंकर। जोधपुर जिले का शुभंकर क्या है? कुरंजा। ठीक है ना, कुरजा। हाँ ठीक है, कुरजा जोधपुर। आगे इसके बाद में आप लिख लो राजहंस। जैसे टोंक का हंस बताया था मैंने, और नागौर जिले का शुभंकर क्या है? राजहंस। टोंक का हंस है, जबकि नागौर जिले का शुभंकर है राजहंस। इसके बाद में आगे देखो, यह है छोटा किलकिला। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर है। हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या है? हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर है छोटा किलकिला। वैसे रामकुमार सर आपको तोपें भी पढ़ाते हैं ना, किलकिला, शंभूबाण, गजनी खान, मेहराब खान तोपें। हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में रखी गई है ना। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट देखो, सुनो, काला हिरण। एक तो साथियों हिरण है, एक काला हिरण है। काला हिरण राजस्थान में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में। तो काला हिरण राजस्थान के कौन से जिले का शुभंकर है? तो यह है चूरू जिले का शुभंकर। काला हिरण कौन से जिले का शुभंकर है? चूरू जिले का शुभंकर है। इसके बाद में नेक्स्ट आ गया काला तितर। एक तो है भट्ट तितर और एक है काला तितर। काला तितर राजस्थान के झुंझुनू जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का? झुंझुनू। तो इसमें आप आगे लिख लीजिए झुंझुनू। झुंझुनू जिले का शुभंकर क्या है मेरे दोस्त? काला तितर है। ये देखा, ठीक है। इसके बाद में ये लो, सैफ और सिक्कर और सैफ और शाहीन। ये शाहीन पक्षी है, ये राजस्थान के सिक्कर जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का? सिक्कर। सिक्कर जिले का शुभंकर क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शाहीन। लीजिए भाई, चित्तल। राजस्थान के कौन से जिले का शुभंकर चित्तल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर जिले का शुभंकर चित्तल है। जयपुर का क्या है? चित्तल। जयपुर जिले का शुभंकर है चित्तल। ये चित्तल एक हिरण की क्या है? प्रजाति है। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में ये आ गया सांबर। ये सैफ और सांबर, ये भी एक हिरण की प्रजाति है। ये राजस्थान के अलवर जिले का शुभंकर है। सांबर कौन से जिले का शुभंकर है? अलवर। अलवर जिले का शुभंकर क्या है? सांबर। ये भी एक हिरण की प्रजाति है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, सुनो, सारस। ये राजस्थान के भरतपुर जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का? भरतपुर। बगुला पक्षी, ठीक है ना। ये लो, सारस भरतपुर जिले का क्या है? ये शुभंकर है। इसके बाद में ये है पंचीरा। पंचीरा दोस्त राजस्थान के धौलपुर जिले का शुभंकर है। पंचीरा लिख लीजिए, कौन से जिले का शुभंकर है? धौलपुर। धौलपुर जिले का शुभंकर क्या है? पंचीरा। लीजिए भाई, घड़ियाल आपको दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान के करौली जिले का शुभंकर है। घड़ियाल ये एक मगरमच्छ की प्रजाति है। घड़ियाल को के वह साथियों मुंह थोड़ो सो पतलो, खाना आ जाए यार हाथ, मुंह थोड़ो सो पतलो हुआ और सिर छोटो हुआ। मगरमच्छ को मुंह चौड़ो और सिर मोटो हुआ। जलीय जीव है ये घड़ियाल। करौली जिले का शुभंकर है घड़ियाल। इसके बाद में ये लो, बाघ। बाघ है साथियों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर क्या है? बाघ। जैसे पाली का तेंदुआ, तो सवाई माधोपुर का क्या है? बाघ। लीजिए भाई नेक्स्ट, ये रहा मगरमच्छ। ये देखो, सुनो, इसका मुंह है बड़ा, ये दिखाई दे रहा है ना। आंगली ना खा जाए यार, खटी मरा दे लो, थन पड़ावा कुण फिर काल। ठीक है, ये लो, ये है 12 जिले का शुभंकर। कौन से जिले का शुभंकर है? 12। मगरमच्छ कहना बोलेगा 12 जिले का शुभंकर। लीजिए भाई, ये लोग गागरोनी तोता, ये राजस्थान के झालावाड़ जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का? झालावाड़। झालावाड़ जिले का शुभंकर क्या है? गागरोनी तोता। आपने झालावाड़ में एक नाम सुना है, सॉरी, आपने ये भी सुना है कि ये इरामन, गागरोनी और टुईया तोते हैं, ये मानव की आवाज में बोलते हैं। यही वो इरामन, गागरोनी, टुईया तोते हैं जिसने इतने बड़े साम्राज्य मेवाड़ का भंडा फोड़ कर दिया था। ठीक है ना। इसी इरामन तोते ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था एक किसी तांत्रिक राघव चेतन को, और उसका दरबारी तांत्रिक था किसका?
रतन सिंह का। रतन सिंह को बताया कि अरे यार, सिंहल द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री पद्मिनी इतनी सुंदर है कि जब वो अपने महलों से बाहर निकलती है तो उसे देखकर पक्षी भी कलरव करने लग जाते हैं। तो रतन सिंह का, यार इतनी सोहनी अजन तो जाके देखा। रतन सिंह गया और भिखारी का भेष बनाया और भिक्षाम देने के लिए, वो आगे इतिहास में आपको बताते हैं ना सर। ब्याह गया ठलिया बिंग बाद में राघव चेतन है तिरछी नजरों देखने लगे। रतन सिंह ने उसे कहा था, दोस्त तिरछी नजर से घात मत कर और किसी की जिंदगी बर्बाद मत कर। तिरछी नजर से देखा, ये रतन सिंह के बर्दाश्त नहीं हुआ। रतन सिंह ने ठोकर मार के निकाल दियो। अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। अलाउद्दीन ने कह रहा है, तू कट्ठे फिर है। तो उसकी रतन सिंह की पत्नी बहुत सुंदर है। आर बार अलाउद्दीन का, इतनी सुनी फिर तो आम उड़े ही जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो ये है तोता झालावाड़ जिले का शुभंकर है। आगे इसके बाद में लिख लो, ये लो उदबिलाव। उदबिलाव ये लो, ये राजस्थान के कोटा जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का? कोटा जिले का शुभंकर क्या है? उदबिलाव, कोटा का उदबिलाव। आगे आ जाता है साथियों मोर। मोरिया चोखो बोलियो रे ढलती रात में। ये जो मोर है ना, ये राजस्थान के खड़मोर अजमेर का भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है। भीलवाड़ा जिले का मोर और अजमेर का खड़मोर। आगे लो, ये चौसिंगा। च फॉर चित्तौड़गढ़, च फॉर चौसिंगा, च फॉर च्यूलिया जलप्रपात। तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर चौसिंगा। ये एक हिरण की प्रजाति है। देखो 4 सींग है, 2 आगे 2 लर है। आगे देखो, सुनो, ये लो, ये है वो उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी ये सीता माता अभ्यारण्य में देखी जाती है। और आपको इसका साइंटिफिक नेम पता है क्या? क्या है? सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी देखी जाती है। इसका साइंटिफिक नेम है रेड फ्लाइंग स्क्विरल पटोरिस्टा एलिवेंडर। रेड फ्लाइंग स्क्विरल पटोरिस्टा एलिवेंडर, इसे उड़न गिलहरी का इतना बड़ा है, देख लो साइंटिफिक नेम। उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में देखी जाती है और सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। तो उड़न गिलहरी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का क्या है? शुभंकर है। ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं। फिर आ जाओ जल पिप्पी। जल पिप्पी ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का शुभंकर है। बांसवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? जल पिप्पी। इसके बाद में नेक्स्ट है, हाँ साथियों, आपने नाम कई साल पहला थे तो उसका टाबर आबी टाइम, यानी काफी सालों की बात हो गई दोस्त। लगभग मान के चलो 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले एक अफवाह चली थी कि बिज्जू आ गया, बिज्जू आ गया, बिज्जू आ गया। और आप क्या करो कि ये बिज्जू है ना, जो आदमी के हाथ के पैर के नाखून खाता है, आदमी मर जाता है। अगर बिज्जू से बचना है तो घर के आगे मुख्य द्वार पर नीम की हरी टहनी बांध लो। ये गप चाली। ये बिज्जू है ना, ये एक जंगली जानवर है। अगर आप कभी जयपुर गए हो, नहीं गए तो कभी अगर आप जयपुर जाओ ना, तो वहां आपने नाम सुना है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वहां जाके देखना, आपको ये बिज्जू पिंजरे में बंद जरूर मिलेगा। ये जब चिल्लाता है ना, तो ऐसे रात में ही चिल्लाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। और ये चिल्लावे नहीं, जो नहीं लगा जो छोटो टाबर रोवे, ऐसे लगता है जैसे छोटा बच्चा रो रहा हो, यहाँ चिल्लावे वो। अब उदयपुर साइड में और पहाड़ी क्षेत्र में खूब है। अब आप कहीं उदयपुर घूमने के लिए जाओ, कोई धर्मशाला वगैरह में या कोई होटल में आपने रूम ले लिया और रात ना वो बिज्जू या टब्बर तरिया रोने लग जाओ, थे डर जाओ, कहटा कटी भूत है ये कमरे में। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बिज्जू ही होगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये है कब्र बिज्जू। ये राजस्थान के उदयपुर जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का? उदयपुर जिले का शुभंकर क्या है? कब्र बिज्जू। इसके बाद में यह है जांगिल। बांसवाड़ा का जल पिपीर डूंगरपुर जिले का शुभंकर है जांगिल। डूंगरपुर जिले का शुभंकर क्या है? जांगिल। आगे आ जाओ, ये लो जंगली मुर्गी। ये राजस्थान के सिरोही जिले का शुभंकर है। सिरोही में कुंभ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, जिसमें एक वनस्पति पाई जाती है डिक्किल पिटेला आबू एबसिस वनस्पति, जिसके फूलों को कारा, इसमें लेटाना घास पाई जाती है। ऐसे पढ़ोगे आगे आप।
इसके बाद में ये लो, ये है साथियों बालू। तो राजस्थान के जालोर जिले का शुभंकर है बालू। कौन से जिले का? जालोर। जालोर में बालू अभ्यारण्य भी क्या है? प्रस्तावित है, और जालोर जिले का शुभंकर भी बालू को बना दिया। इसके बाद में मरु लोमड़ी राजस्थान के बाड़मेर जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का? बाड़मेर। जालोर का बालू, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। इसके बाद में आगे आ जाता है गोडावण। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है साथियों, गोडावण। और ये राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखा जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कट है जैसलमेर में। तो जैसलमेर जिले का शुभंकर बना दिया किसको? गोडावण पक्षी को। ठीक है ना? हाँ, तो जैसलमेर का शुभंकर है गोडावण। इसके बाद में आगे लिख लो बटतितर। ये बटतितर राजस्थान के बीकानेर जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का? बीकानेर जिले का शुभंकर क्या है? बटतितर। बीकानेर में गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य में ये रेत का तितर बटबड़ यानी बटतितर और जेठा मुठा पीर की दरगाह देखी जाती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है चिंकारा। अब राजस्थान का जिला बच गया श्री गंगानगर, और चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर है? तो लिख लो श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर क्या है? चिंकारा। यहां पर दोस्तों मैंने आपको राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर करा दिया। तो ये है राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर। बताओ कोई दिक्कत? यहां तक की सारी बातें आपके क्लियर हुई तो आगे की बातें पढ़ेंगे कल। ऑल द बेस्ट साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।